हिस्ट्री इज नॉट एन एक्सीडेंट, पावर इज नेवर अ गिफ्ट। आज एपिसेंटर में बात करेंगे उस जोड़ी की जिसने भारतीय राजनीति का रुख और डायरेक्शन दोनों बदल कर रख दिया। शायद आपने सोचा होगा पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, इन दोनों ने सिखाया, ये टॉप मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए और शायद जल्दी ही इंजीनियरिंग में भी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाना चाहिए। बात करेंगे दीपक और पवन से, क्या बदला भारतीय राजनीति में 12 साल में और कहां इसकी नींव रखी गई, क्या नींव कहीं 25 साल पहले रखी गई थी। पहला क्वेश्चन दीपक को, दीपक क्या बदला? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जितनी भी भारत की जनता है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उन सबके लिए एक ही बड़ी बात है, यू लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और ये बात मैं कर रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए। आने वाले शायद एक शताब्दी, एक सेंचुरी में पॉलिटिक्स की जब जब बात होगी, इस ईरा की बात जरूर होगी। और उस ईरा में जहां हम आज 2026 में हैं, दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी 2000 में, जब अचानक से केशुभाई पटेल को बदलकर उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरु और मेंटोर, उन्होंने नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा था। और उस समय भारत की मीडिया, भारत की राजनीति में एक नया फैसला था कि यार एक ऐसे नेता को जो संगठन से होते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी उस समय थे, उसको आपने गुजरात भेज दिया कमान संभालने के लिए। और फिर जो हुआ वो सबके सामने था। 2002 के चुनावों में 182 में से 127 सीटें और 2007 के चुनावों में 182 में से 117 सीटें, 2012 के चुनावों में 182 में से 115 सीटें चाहे 5-10 ऊपर नीचे होती रही, मगर सरकार लगातार बीजेपी की बनती रही। और जो गुजरात मॉडल तैयार हुआ उसने पूरे भारत का मॉडल बदल दिया। और आज जैसे आपने कहा विकास जी, बहुत सही बात है कि अब जो पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है, और इसकी शुरुआत अगर 2000 में हुई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, इन 26 सालों में बीजेपी का चेहरा भी बदला, भारत का चेहरा भी बदला, और सबसे बड़ी चीज भारत की राजनीति का चेहरा बदला। और सीखना पड़ेगा कि अब दरअसल जो राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को दी है, ये वो राजनीति है कि आपने सरकार बनानी है, चुनाव जीतना है, उसके लिए काम आप तब से शुरू कर देते हैं जब उस राज्य की जनता को या वहां के नेताओं को शायद पता भी नहीं होगा कि यहां कितने साल बाद चुनाव होने हैं। और टारगेट ऐसे सेट किए होते हैं। मैं कल से देख रहा था, बहुत सारे लोग नीचे ट्रोल, बहुत सारे मैसेजेस में एक्स पे या बाकी सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि क्यों केरला में नहीं जीती बीजेपी, क्यों अभी पंजाब में नहीं है। तो आपको वो उस क्यों का जवाब आज से डाउन द लाइन 5 साल या 10 साल दीपक चलते हैं पवन जी के पास। पवन जी, इन्होंने सिलेबस ही बदल दिया, इन्होंने सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका और सिलेबस दोनों बदल दिया। लेट 90s में राजनीति होती थी कोalition की, वाजपेयी जी ने गवर्नमेंट फॉर्म करी कोalition पार्टनर्स के साथ। 2004 में बीजेपी हार जाती है और 2009 में एक बार फिर करारा झटका। 2014 में एक नया सूर्य उगता है और सेंटर स्टेज पे आते हैं 2 बड़े खिलाड़ी, और तब से ऐसा होता चला गया। लोग सोचते अब गिरेंगे, अब हारेंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद इलेक्शन, इनका किला मजबूत होता चला गया। वो कौन सी चीज है जो इनके हाथ लग गई, जो दूसरी पार्टियों को समझ ही नहीं आ रही? आपने जब स्टार्ट में बात की तो पॉलिटिकल साइंस की बात की थी। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक चैप्टर है सर्कमस्टांसेस एंड मैनेजमेंट, हालात और उसके ऊपर प्रबंधन कैसे करना है। इसको तमाम राजनीतिक दलों ने इग्नोर किया सिवाय मोदी के। मोदी ने सियासत में हालातों को देखकर कैसे प्रबंधन को, कैसे मैनेजमेंट पूरी फिट करनी है, उसने भली भांति तरीके से किया और देश को एक दिशा दे दी कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपना चुनाव जीतने या हारने के लिए भी अगर मैदान में है तो उसकी तैयारी कब करनी चाहिए। ये समय समय की बात होती है। जब कांग्रेस का समय था उस समय कुछ और तरीके की सियासत थी, अब वो सियासत बदल चुकी है। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे दीपक ने कहा ना कि आप उनसे नफरत करिए या प्यार करिए, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो इस जोड़ी ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया
जो ये दर्शाता है कि हम जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं चुनाव को युद्ध की तरह ले, कि हमें चुनाव लड़ना है, वो चाहे एक गांव के वार्ड मेंबर से लेकर एमपी तक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी मैनेजमेंट से, हालात को देखते हुए किस तरीके से लड़ना है, वो इन्होंने इसके ऊपर पूरा काम किया। और ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जैसे अभी दीप ने कहा था कि हालात थोड़े दिनों के बाद आपको पता चलेंगे, अभी जिस राज्य में अगले 5 साल बाद चुनाव होगा ना, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी आज से कर रही है। पवन जी, इन्होंने एग्जाम ही नहीं बदला, इन लोगों ने सिलेबस और किताबें सब बदल दी, खेल ही बदल दिया। और कई राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या। तो दीपक, कहीं ना कहीं सबके नीचे से कारपेट खिसकता चला गया और बीजेपी का जो शामियाना था वो बढ़ता चला गया। और आज अगर आप भगवा स्टेट्स को देखेंगे, शायद लगता है पैन इंडिया बीजेपी रूल कर रही है और कुछ स्टेट्स रह गई हैं और जल्दी उन पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है इसमें कोर स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए, जब केवल हिंदुत्व, जहां लोगों के दिल तक जाना। जब गोवा के अधिवेशन में वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, तो लोगों ने कहा था कि शायद वाजपेयी जी एक शायर हैं, एक पोइट हैं, एक शायराना बात कह दी बस। मगर वो बात वहां तक बस नहीं थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज प्रधानमंत्री हैं, ये भी मौजूद थे और वो स्ट्रेटेजी उस समय काम करना शुरू कर चुकी थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीतने के बाद 1-2 महीने में एक बड़ा बयान दे दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय कांग्रेस और बहुत सारे अन्य पार्टियां जो रीजनल पार्टीज है, वो उनकी इस बात पे व्यंग कसते थे कि शायद कांग्रेस मुक्त भारत कैसे हो सकता है, कांग्रेस का तो बेस बहुत स्ट्रांग है। मगर आज आप एक चीज देखिए, सिवाय केरला के कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रही। हर स्टेट में, असम में भी, जहां वो एक स्ट्रांग हुआ करते थे, किसी जमाने में डाउन आते जा रहे हैं। रीजन ये है कि हिंदुत्व सिर्फ मुद्दा नहीं है। दरअसल जो हिंदुत्व को इकोनॉमी, विकास यानी कि डेवलपमेंट और इकोनॉमी के साथ जोड़कर ये जोड़ी आगे लोगों में लेती जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो वर्कर बेस है वो तो स्ट्रांग हो ही रहा है। आप एक चीज बहुत हैरान कर देने वाली बात है, बीजेपी के जो वर्कर हैं वो तो बीजेपी के लिए काम करेंगे। आप एक चीज देखिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी के मेंबर नहीं हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमारे आइडल हैं। तो अगर उन दोनों नेताओं को देश आइडल मान के चल रहा है, तो फिर आप देश के किसी भी राज्य में जाइए, वो जो मोदी मॉडल है, जो शाह मॉडल है, वो चलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सबसे ग्राउंड के निचले स्तर से लेकर काम करना शुरू करते हैं कि वहां पर अगर वोट बैंक लाना है, जीतना है, तो कैसे करेंगे। तो सिर्फ हिंदुत्व नहीं, हिंदुत्व अब एक बड़ा कवर हो सकता है। जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कल चुनाव जीतने के बाद कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे तकरीबन हिंदू वोट मिले और मैं उनके लिए काम करूंगा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या रीजन वाइज हो सकते हैं, बट ओवरऑल आप देखें, भारत एक विविधताओं का देश है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर 10-20 किलोमीटर बाद भाषा, दिक्कतें, सिचुएशंस, हर कुछ बदलता है। अगर हर जगह सब कुछ बदल रहा है मगर कुछ नहीं बदल रहा, तो बीजेपी का कमल खिलाने का एक मिशन और बीजेपी की सरकार बनाने का मिशन, तो कुछ ना कुछ तो खास होगा। जो ये इंजीनियरिंग है वाकई में बहुत स्ट्रांग है और जिस तरह से काम करते हैं, ये एक ऐसा मंत्र है, उसके ऊपर बीजेपी लगातार काम करती जा रही है। पवन जी, कहीं ना कहीं मोदी वो इंसान है जो शायद भारत को जानते थे, इसलिए जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो वो ग्राउंड रियलिटीज को जानते थे और उसके मन पे पूरी तरह छाप बसी हुई थी कि आम भारतीय चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। दूसरी तरफ बात करते हैं अमित शाह की, जो बोर्ड रूम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, जो पार्टी की पूरी प्लानिंग करते हैं और एंड में ग्राउंड पर उतरते हैं और उसको एक अमली जामा पहनाते हैं और जीत में शायद सबसे पहले वो सेनापति के रूप में अपने लास्ट वर्कर के साथ डटे रहते हैं। तो क्या इस जोड़ी में दोनों का रोल डिफाइन? देखिए, इसमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये शुरुआत जो है, एक चीज तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि भारत में जितने भी राज्य हैं, वहां पर जो रीजनल पार्टीज हैं, उनका दबदबा रहा है। कांग्रेस के समय में एक किचन कैबिनेट होती थी, भारतीय जनता पार्टी के समय में मार्गदर्शक मंडल बनाया गया। दोनों में बहुत अंतर था। उस कैबिनेट का जो किचन कैबिनेट थी और दूसरा जो मार्गदर्शक मंडल है, ये चीजें वहां से उपजी है। ये बहुत पुरानी कड़ी मेहनत है और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उस समय से ये पूरा ताना बाना बुनना शुरू हो गए थे। और दूसरा,
जिस तरीके के साथ ये ग्राउंड पे काम होता है, बूथ लेवल वर्कर से लेकर एमपी तक, इनको ये नहीं पता होता है कि हमने किस इलाके में जाना है। वो बकायदा एक चार्ट आता है, उस चार्ट के आधार पर ड्यूटीज जो है वो डिफाइन होती हैं, कौन कहां कहां जाएगा। असम में इलेक्शन है तो जम्मू के जो बीजेपी के लीडर हैं, जहां विधायक हैं, वो वहां चुनाव प्रचार पे जाते हैं, लेकिन ये प्रवास पे जाते हैं। ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। ये एक लंबी मेहनत है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके के साथ इनकी स्ट्रेटजी बनती गई और उसी तरीके के साथ इन्होंने एक एक करके सारे किले फतह करते गए। और आप देखिए आने वाले दिनों में मैं आपको बता सकता हूं कि 2-3 स्टेट्स जो हैं वहां पर भी ऐसी ही स्थिति होगी। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें जरूर है कि कहीं ना कहीं इस दौड़ के बीच में वो व्यक्ति छूट रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कट्टर वर्कर थे। उनमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा है और पार्टी के अंदर उसे लेकर कई बार बैठकें भी हुई हैं। उस पर भी काम हो रहा है कि एक भी व्यक्ति नाराज ना हो, क्योंकि पार्टी इस समय पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। और जी इस पर एक मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मेरी जब आप ना एक चेंज ला रहे होते हैं तो आप हर किसी को साथ लेकर नहीं चल सकते। हार्सेस फॉर द कोर्सेज वाली चीज हो जाती है। जैसी लड़ाई जमीन पर हो वैसे ही खिलाड़ी उतारने पड़ते हैं, वैसे ही टीम सिलेक्शन करनी पड़ती है। और कई बार चेंज के दौरान आपकी मजबूरी रहती है कि आप अपनों को इग्नोर नहीं करते, पर हो सकता है उस खांचे में, उस सांचे में वो फिट ना बैठे। इसमें तो मेरा एक जवाब दीपक, मैं दीपक के आ रहा हूं। दीपक, आपको लगता है कि उस स्ट्रेटेजी में बीजेपी ने, कई बार इल्जाम है कि दूसरी पार्टियों से आते हैं और इस वॉशिंग मशीन में वो साफ हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये भी एक लंबी स्ट्रेटेजी का पार्ट है? दीपक, जो आपने कहा था ना शुरू में कि एग्जाम नहीं बदला, एग्जाम सिलेबस ही बदल दिया, दरअसल ये वही है। बाकी पार्टीज क्या करती थी कि हमें चुनाव लड़ना है एक स्टेट में जाकर, और हमें जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें मनाना है, चिंतन मंथन करना है। बीजेपी ने वो बदल दिया। बीजेपी ने ये देखा कि वहां पर विनिंग कैंडिडेट कौन है, उनको पकड़ो, विनिंग कैंडिडेट को पकड़ो। दूसरी पार्टियों से अगर कोई नेता आने को तैयार है उनको ले आओ। हमें कमल के अंडर, हमारा जो मेन अम्ब्रेला है वो कमल है, उसके अंडर सरकार बनानी है। फिर चाहे हमारे रूठे हुए नेता वापस आए, हमारे कुछ नेता रूठ जाएं, या हमारे दूसरी पार्टियों से नेता आए, बाय हुक और क्रुक, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिक्स में जो चाणक्य की राजनीति थी, साम दाम दंड भेद, कि मुझे अशोका को राजा बनवाना है। तो यही बीजेपी की पॉलिटिक्स है कि हमें सरकार बनानी है और हमें जनता को यह बताना है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है और जनता के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करना है। फिर कनेक्शन के लिए बीच में नेता कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा, लोगों के आइडल मोदी शाह की जोड़ी है, लोग उनको देखते हैं, बीच में कौन नेता आया। अब एक चीज देखिए, आज देश में किस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है वो याद नहीं होता। पहले जमाने में मुख्यमंत्री के अपने स्टेक हुआ करते थे। और बीजेपी ने एक और चीज बदली, कांग्रेस ने एक पुरानी एक सिस्टम था कांग्रेस का कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता था। बीजेपी ने बदल दिया, चुनाव मोदी के चेहरे पे लड़ा जाता है और फिर मुख्यमंत्री तय किया जाता है कि कौन हो सकता है, किसको बनाना है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का एक 3 टाइम का जीता हुआ यंग विधायक और एक टाइम का नीतीश कुमार की सरकार का मंत्री हो, आप खुद समझ सकते हैं, वो हर एक को चांस दे सकते हैं, वो किसी को भी आगे ला सकते हैं। अच्छा, इसमें इसमें बड़ी इसमें आ रहा हूं आप पे, मैं सवाल का जवाब बाद में दूंगा। दीपक वाले में मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगा। क्या होता है कि जो दूसरी पार्टियों के लोग आते हैं ना, वो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों, कांग्रेस के हों, या अदर जो रीजनल पार्टीज है या नेशनल पार्टीज के लोग आते हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी के भीतर तो आ गए, अब इनका जो अनुशासन है, इनका जो सिस्टम है काम करने का, उस ढांचे में आपको डालने के लिए ना समय लगता है। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे संघ की कहीं पर कोई बैठक हो, जहाँ कहीं कोई शिविर लगता है, तो वहां पर जो बीजेपी के लोकल लीडर्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। मुझे पता है कि अभी कार्यक्रम हो रहा था, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आए हुए एक बड़े नेता थे और कांग्रेस से आए हुए भी नेता थे, युवा नेता। दोनों ने जब वो संघ वाली शाखा की कतार में खड़े थे तो मैं उनको देख रहा था, वो नजर नहीं मिला रहे थे, क्योंकि वो आ तो गए थे बीजेपी में, लेकिन वो वाली चीज ना उनको ऐसा लग रहा था यार कहाँ फंस गए। लेकिन क्या करते, पार्टी में आए हुए हैं तो आप उसी विचारधारा के साथ उसी स्ट्रेटजी को आपको अपनाना पड़ेगा। ये बीच में एक छोटी सी बात है, मैंने इसलिए दीपक का रोक के बोला। अब आप मुझे सवाल करिए। बहुत अच्छी बात थी, शायद आपने मेरे प्रश्न को भांप लिया था, मैं भी वही कह रहा था। आप दूसरी पार्टी से आते हैं,
कहा तो जाता है कि वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में जो सोकिंग का सिस्टम है वहां आपको उस ढांचे में डाल दिया जाता है। आप जितने भी बड़े दबंग हो, जितने भी बड़े ग्राउंड पे ताकत रखते हो, आप उस सिस्टम में ढल जाते हैं और कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम के बैरियर्स को तोड़ नहीं सकते। पवन जी, अगला सवाल जो बंगाल में हुआ, SIR कहा गया, वोट काट दिए गए, ये हुआ वो हुआ, और आप और हम भी परसों तक ये सोच रहे थे नेक टू नेक होगा, जहां इलेक्शंस मैनेज होगी। कल ग्राउंड पर देखा और विक्ट्री देखी और शाम को लोगों को झूमते डांस करते, और शायद सड़कें फुल थी, होली की तरह माहौल था। कहीं ना कहीं ये देखकर लगता है कि हम सब भी इग्नोर कर रहे थे उस चीज को जो आपने शुरू में कही, ग्राउंड लेवल का वर्क, और उसमें शायद काफी मेहनत थी अमित शाह की, और मोदी जी भी, उन दोनों ने वहां बहुत ज्यादा काम किया और कहीं ना कहीं वर्कर जुटाए और पूरे मैदान को बदल दिया। ममता बनर्जी भी शायद इसको समझ नहीं पाई। देखिए, इसमें दो चीजें, एक चीज तो आपको ये माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल अपना टारगेट आज से 15 साल पहले फिक्स कर दिया था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो एक दिन तो हम आएंगे, और उसी तरीके की स्ट्रेटेजी वहां पर चल रही थी। अब सपोर्ट क्या मिलती है, ECI से मिलती है, SIR से मिलती है, वो अब जो आरोप हैं वो तो चलते रहेंगे साथ साथ, और कहीं ना कहीं पर वो चीजें सामने भी आती हैं, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। हुक एंड क्रुक की बात होती है, जैसे मर्जी हो, हमें सत्ता में आना है। लेकिन बंगाल के अंदर की जो हकीकत है, मैं इस मुद्दे पर कई लोगों से बहस कर चुका हूं। ये बलिदान बहुत हुए हैं, ये उनकी मेहनत है। RSS के बहुत से वर्कर केरल और बंगाल के भीतर लापता हो गए, कईयों के शव मिले, कुछ अभी तक नहीं पता, कईयों को घरों के अंदर आग लगा दी गई, बम फेंके गए। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर भी बहुत से यहाँ पर बलिदान हुए, तो ये उनकी भी मेहनत आप कह सकते हो। और लोगों के अंदर एक गुस्सा भी था, वो गुस्सा इसलिए था कि कुछ एरिया डिफाइंड थे, जिस एरिया के अंदर वो लोग अपनी मर्जी से, TMC के लोग अपना राज चलाते थे, वहां पर किसी भी दूसरी पार्टी के व्यक्ति को बोलने की आजादी नहीं थी, उसका भी असर दिखा। और सबसे बड़ी बात, एक महिला मुख्यमंत्री को बंगाल की महिलाओं ने ही हरा दिया, और सबसे ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का मिला, और जितना हजूम बाहर निकला उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी, और उनके जो आरोप थे वो इलेक्शन से पहले जो लग रहे थे वो सही साबित हुए। दीपक, बीजेपी का चुनाव निशान कमल है और राजनीति एक बहुत बड़ा दलदल, तो दलदल में ही कमल खिलता है, और राजनीति के कोई रूल नहीं होते। जब बीजेपी करती है तो हम कह रहे हैं फाउल हो गया, ये हो गया, पर जो ये गेम है बाकियों ने भी ऐसे ही खेली थी, और शायद एक अच्छे बॉक्सर को हराने के लिए कई बारी सारे रूल्स फॉलो भी करने पड़ते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो बेसिकली रूल ऑफ द गेम ही होती हैं। देखिए विकास जी, बीजेपी की उम्र 48 वर्ष है। 48 वर्ष पहले बीजेपी की फाउंडेशन रखी गई, मगर अगर आप बीजेपी का जो नया युग देखेंगे 14 वर्ष पुराना ही है। तो 14 वर्ष में अगर आप 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात वाले भी ऐड कर ले तो तब भी 24 बनते हैं। तो अब हाफ पार्ट में बीजेपी ने बहुत कुछ सहा है। दरअसल बीजेपी के कोर वर्कर्स ने, लीडर्स ने बहुत कुछ सहा है, रीजनल पार्टीज का और नेशनल लेवल पर कांग्रेस का, तो वो सारा कुछ उनके अंदर है। जाहिर सी बात है कि वो प्लानिंग कब से ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से हमने भारत में आना है, किस तरह भारत के आम नागरिक के आना है, और पीछे संघ का पूरा पूरा समर्थन, सहयोग। और वो सहयोग इस तरह का नहीं कि आप वोट बैंक में तब्दील करें, वो एक स्ट्रेटजी के तरीके से। आपको क्या लगता है कि इतने लंबे समय से क्या बंगाल, क्या पंजाब, क्या जम्मू कश्मीर, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात, हर जगह RSS ने जो काम किया और बीजेपी ने जो शुरू के 24-25 सालों में काम किया, उस काम को लेकर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूरा रिकॉर्ड नहीं है? उन्हें सब पता है, क्योंकि वो खुद संगठन में थे। वो तो बीजेपी में आए 1994 में, जब बीजेपी में एज ए नेशनल सेक्रेटरी बने, उसके बाद फिर नेशनल जनरल सेक्रेटरी बने। उसके बाद से उन्होंने बीजेपी में वो अप्लाई करना शुरू किया जिसको उनको लगता था कि आखिर जरूरत है। और फिर जब 14 में आए तो उन्हें लगा कि अब सिलेबस बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर सिलेबस नहीं बदलेंगे तो देश को नहीं बदल पाएंगे। पवन जी, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शायद ये हो सकता है, इस देश पर मुगलों ने राज करा, अंग्रेजों ने राज करा, आज जब अपने आए और कुछ हार्ड सिस्टम्स यूज कर रहे हैं और कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज कर रहे हैं, तो लोग कहीं ना कहीं ब्लेम करते हैं कि ये डिक्टेटर्स बन रहे हैं, इनका तरीका ऑटोक्रेटिक है। ये कहीं ना कहीं झूठे इल्जाम नहीं है, क्योंकि जब आप सिस्टम को बदलने होते हैं तो कई लोगों को तकलीफ। तो ये तो देखो, पहली बार तो नहीं हो रहा ना, ये पहले भी हो चुका है।
आपको अगर याद होगा, लोकसभा चल रही थी, लोकसभा चलते चलते एक सवाल उठाया गया था लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से, तब विपक्ष में थे। तो राजीव शुक्ला जो थे, सॉरी राज्यसभा की बात कर रहा हूं, तो राज्यसभा के स्पीकर के पास राजीव शुक्ला पहुंचे और कहते हैं कि बंद कर दीजिए, यहीं पर कार्रवाई समाप्त कर दीजिए। वो रिश्वत कांड के ऊपर कोई बहस थी, तो उसी समय स्पीकर कहते हैं हट जाओ, अब 16 तारीख मिलेगी। वो क्या था, उस समय उनकी चलती थी, उन्होंने अपने तरीके से चलाई। और वो भी एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के वो लीडर कई कई स्टेट्स के अंदर कितनी देर गुमनामी का जीवन जीकर चले गए, जब इमरजेंसी का दौर था, उस समय उनकी चलती थी, उन्होंने अपने तरीके से चलाया। आप ये लोग सत्ता में हैं तो ये अपने तरीके से चला रहे। ये वही गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जिनको गुजरात से तड़ी पार किया गया था। ये वही मुख्य प्रधानमंत्री हैं अब मोदी जी, जिनको ग्रिल किया जाता था सुबह 7 बजे से लेके रात 8 बजे तक, डिफरेंट एजेंसीज के दफ्तर के अंदर निकला, उसके बाद भी कुछ नहीं। ये हर समय जो भी सत्ता में सरकारें आती हैं, वे उस समय सब चलता है। आपको क्या लग रहा है बंगाल में कुछ नहीं होगा? बंगाल में बहुत कुछ होगा। ये समय समय की बात होती है, और राजनीति के अंदर समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और राजनीति के अंदर राजनीतिक जो विज्ञान है, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इसको पढ़ने वालों की अब कमी है, इसके ऊपर अमल करने वाले आए हुए हैं। और वो जो चैप्टर होते हैं ना, वो हर चैप्टर को अपने तरीके से पेश कर रहे हैं, और लोगों को अब जो पता चल चुका है कि हमारे साथ पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है। और जो पढ़ा लिखा वोटर है, उसके दिमाग में होता है, अब वोटर भी 2-3 टाइप के होते हैं। जो एक पढ़ा लिखा वोटर होता है ना, वो अपने ढंग से काम करता है, वो ये दर्शाता है कि हम पहले भुग चुके हैं भाई, अब इनकी बारी है। तो ठीक है, समय समय की बात है, समय Deepak, they have walked the system, they have survived this system, and finally when they have conquered this system and are changing this system, कुछ लोगों को जाहिर है तकलीफ होगी, और उसमें बेजर राजनीतिक दल है। पर आप क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने डॉक्ट्रिन डिफाइन कर दी है? देखिए, पहले तो काशी पिछली वाली जो आप बात कर रहे थे कि कहीं पर भी डिक्टेटरशिप या आप बोलो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूलिंग, ऐसा तो नहीं है। देखिए, दीपक खजूरिया को, विकास शेखर शर्मा को या पवन शर्मा को तो फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो 14 सालों से अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई ऐसा रूल नहीं हो रहा कि आम आदमी तंग हो रहा है। अगर आम आदमी तंग हो रहा हो तो बार बार क्यों चुने? बड़ी बात यह है, हाँ दिक्कत हो रही है, दिक्कत उस लेवल पे हो रही है जहां पर चीजें बदलने की जरूरत है, तो वो बदले जा रही हैं। आम आदमी, आप बोलिए आम भारतीय की लाइफ पहले से बेटर हुई है। हाँ, सिचुएशन के साथ साथ चीजें बदलती हैं। तो कहीं अब जैसे J&K यूटी है, तो यहाँ पर हम लोग अगर ये बोले कि यहाँ पर स्टेटहुड की डिमांड है, ठीक है, लोग रखते हैं, स्टेटहुड की डिमांड जरूरी है, मगर ऐसा नहीं है कि J&K में कुछ नहीं बदला। हम वही लोग थे जो कश्मीरी रूलर से बहुत परेशान हुआ करते थे, आज बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हैं, ऐसी बात नहीं है। आप आम जनता से बात करिए, लोग बोलते हैं बेहतर है, हाँ एम्प्लॉयमेंट की दिक्कतें हैं, बाकी हैं। और फिर बीजेपी जो वही कहती है कि अभी हमारा रूल यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं आया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें लोग चुन रहे हैं बार बार, तो लोगों को कहीं कुछ बेटर नजर आ रहा है। और ऑटोक्रेटिक रूल या डिक्टेटरशिप रूल आम आदमी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ईडी या सीबीआई की रेड्स वहीं पर होती हैं जहां से कुछ निकलता है, तो जहां पर कुछ निकल रहा है वहां तो निकालने की जरूरत है भी है। और कंट्री को एक लेवल पर, एक दिशा में लेकर जाने के लिए स्ट्रॉन्ग रूलर्स चाहिए, तो वैसे स्ट्रॉन्ग रूलर होने भी चाहिए। और यही बीजेपी की एक नई दिशा और नया चेहरा है। और जाहिर सी बात है कि जो बहुत कुछ भुगता हुआ है, उसको आज अगर वो सेटल कर रहे हैं, चीजें ठीक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिलेबस तो बदला ही है। पवन जी, जब एक पार्टी इतनी स्ट्रांग होती चली जाए और फिर उस पर इल्जाम लगे कि मैच फिक्स है, कहीं आपको लगता है ये मैच फिक्स्ड है, या कहीं ना कहीं अपोनेंट्स है ही नहीं जो इनको टक्कर दे पाए? शायद मुझे लगता है गेम ही समझ पाए। तो कहीं ना कहीं जो उनको बिना अपोजिशन के विन मिल रही है, उसमें लोगों को लग रहा है शायद सिस्टम रिग्ड है, शायद ये कर दिया वो कर दिया, इल्जाम बहुत लगते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अपोजिशन इस खेल के लिए तैयार ही नहीं? अपोजिशन आपस में बटी हुई है, एक जगह पे इकट्ठा कोई नहीं है। अब हम एक सबसे बड़े जो दल था पहले, जो सत्ता में इतने साल रहे, कांग्रेस, आप उनकी हालत देखिए। वहां पर ऐसे लग रहा है कि कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, एक G7 ग्रुप जो बन गया, उसके बाद कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ रही है। वो अब दूसरी पार्टी से क्या लड़ेंगे, पहले वो अपने आप से लड़ रहे हैं। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, कांग्रेस के 3 से 4 ग्रुप होंगे। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की किसी भी रूलिंग स्टेट में चले जाइए, जहां यहाँ पर जो विपक्ष में है, वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा
कि ये उसका ग्रुप है उसका ग्रुप है, वहां पर एक ही चीज मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो कांग्रेस के अंदर उस चीज की कमी थी। यही कारण है कि आज देश के अंदर एक बड़ा दल जो है वो बिखर चुका है। बाकी जो रीजनल पार्टीज थी, देखिए एक बड़ी मैं अभी नाम शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसने कहा था कि सत्ता अगर आपने केंद्र में लंबी करनी है तो आपको रीजनल पार्टीज को साथ लाकर बिखेरना पड़ेगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। आप रीजनल पार्टीज को क्रिएट करिए, उसके बाद उनको इस्तेमाल करिए, फिर उसके बाद उनको ये बताइए कि तुम यहां थे, तुम वहीं पे रहो, हम सेंटर संभालते हैं। दीपक, यू वांट टू मेक अ पॉइंट? देखिए साफ सी बात है कि अभी ये जो बीजेपी की आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जो रफ्तार है अभी रुकने वाली नहीं है। अभी कुछ और स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और मुझे लगता है कि अभी जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बीजेपी की है, जो एक सपना था, वो भी पूरा नहीं मान रहे और जीत की भूख अभी बीजेपी में बहुत बाकी है। और वाकई में जो बीजेपी को बदला है, इस जोड़ी ने बदला है और मोदी शाह की जोड़ी ने इसको प्रूव करके दिया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्यूट पावर के लिए खुद से सब कुछ किया है, जनता उनके साथ है। आज आप कहीं भी चले जाइए, कहीं ना कहीं इनके नाम का डंका है और कुछ ना कुछ तो होगा कुछ खास, अगर ऐसा है और वो सब कुछ दिख रहा है। और वाकई में ये जो पिछले 14 साल थे, ये जो ईरा है आज तक का, ये ईरा आने वाले 100 सालों के लिए अभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे इस बारे में कि ये पॉलिटिक्स थी क्या जी के पवन जी, मैं एक बात कहूंगा और मैं चाहूंगा उसके बाद आप वाइंड अप करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर क्रोइंग अराउंड, दे काव काव कर रही हैं, पर बीजेपी इज लाइक दैट ईगल जिसकी पीठ पर शायद कौवा बैठ गया है और वो उसकी जो चोंच मार रहा है उसकी पीठ पर, उसका जवाब ही नहीं दे रही, शायद इग्नोर कर रही है। और शायद वो जानती है कि अपनी उड़ान, अपनी परवाज को इतना ऊंचा कर देगी और आसमान में उस जगह पहुंची हुई है जहां पे उस कौवे को ऑक्सीजन की कमी होगी और वो सांस और दम दोनों तोड़ देगा। तो शायद बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये सिखाया है, आप गेम खेलिए लेकिन अपना स्तर और गेम का लेवल उतना ऊपर कर दीजिए कि अपोनेंट्स को समझ ही ना आए कि ये कौन सा दाव, कौन सा पेज उनको आगे फंसाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? एंड यू कैन वाइंड इट अप। देखिए एक ही लाइन है इसके लिए, मैं जो सिंपली तौर पर कहता हूं, पॉलिटिकल साइंस की कोई लेबोरेटरी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली है, उन्होंने तमाम स्टेट्स के बीच में लेबोरेटरियां खोल दी हैं कि जाइए, प्रैक्टिकल करिए, रिजल्ट लाइए और लोगों को ये बताइए कि ये वो सब्जेक्ट नहीं है जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठ के पढ़ते थे, इसके लिए लेबोरेटरी आपकी ग्राउंड है। तो पॉलिटिकल साइंस की भी लेबोरेटरी है, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी, एक डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है, रिजल्ट तभी आता है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा ही किया है। जैसा मैंने पहले कहा था, एक गांव के वार्ड मेंबर से लेके एमपी तक की इलेक्शन को वो एक युद्ध की तरह लड़ते हैं और इसी लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट होते हैं, फिर जाकर नतीजे ऐसे आते हैं। तो आज का एपिक सेंटर यही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप कमेंट भी करेंगे। जो भी आपको अच्छा लगा हो, अगर बुरा लगा हो तो भी करिए, लेकिन इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।